नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आनुवांशिकता और जैव विकास यानी कि जेनेटिक्स और इवोल्यूशन पार्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले आनुवांशिकता का जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स थे तो डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीज, मेंडल और लेमार्क। तो दोस्तों जो मेंडल जो हैं, ग्रेगर जोहन मेंडल, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। अगला है मेंडल ने अपने जो प्रयोग किस पादप पर किए थे? उद्यान मटर पर, ब्रोकली पर, सरसों पर, गुलाब पर। तो अपने मटर उन्होंने अपने जो प्रयोग है उद्यान मटर यानी कि जो पी के पौधे पर किए थे। अगला है एकल संकर संकरण का प्रयोग पर आधारित है। तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और ए और बी दोनों। तो एकल संकरण प्रयोग जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यानी कि प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये दोनों ही करेक्ट आंसर यानी कि ए और बी दोनों आएंगे इसमें। अगला है प्राकृतिक वर्ण के प्रवर्तक हैं। तो प्राकृतिक वर्ण का जो प्रयोग किसने दिया था? प्राकृतिक वर्णवाद डार्विन ने, लेमार्क ने, मेंडल ने और डी ब्रीज ने। तो डार्विन ने दिया था प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्णवाद के प्रवर्तक है। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो लिंगी जो गुणसूत्र होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं यानी कि एक जोड़ी, जबकि अलिंगी जो गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़ी। अगला है समजात अंगों का उदाहरण है। तो दोस्तों समजात अंग किसे कहते हैं पहले ये देख लीजिए। यानी कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो समान संरचना से होती है लेकिन कार्य क्या है? अलग अलग है, वो है समजात अंग। समजात अंग का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। तो इन दोनों के कार्य अलग अलग है लेकिन उत्पत्ति समान संरचना से होती है। हमारे दांत और हाथी के दांत और आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी और उपरोक्त सभी, यानी कि ये जो सभी है इनमें क्या है? उत्पत्ति समान संरचना से होती है लेकिन इनके कार्य क्या है? अलग अलग है, अतः समजात अंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है विकासी दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से और जीवाणु से। तो हमारी जो समानता सबसे ज़्यादा किससे मिलेगी? विकास की दृष्टि से चिंपैंजी से। अगला है मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया था? क्योंकि मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्पी लक्षण बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। इनका जीवन काल छोटा होता है, इसमें स्वपरागण और कृत्रिम विधि द्वारा पर परागण भी कराया जा सकता है और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए इन्होंने इसका चुनाव किया था। अगला है प्रभाविता के नियम। तो देखिए एकल संकरण का प्रयोग मटर के दो पौधों के मध्य एक जोड़ी विकल्पी यानी कि एक लंबा और एक बोना, उनके मध्य जो क्रॉस कराते हैं यानी कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन करते थे उसको एकल संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी, जो प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे ये जो पेरेंट्स हैं लंबा पौधा और बोना पौधा, इनके जो गेमेट्स बने टी और ये गेमेट्स जब भाग लेते हैं तो पहली पीढ़ी में एक ही प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे यानी कि सभी पौधे कैसे प्राप्त हो रहे? लंबे पौधे प्राप्त हो रहे। अब इन पहली पीढ़ी का स्वपरागण जब हम कराएंगे, जब पहली पीढ़ी के पौधे का आपस में क्या कराया हमने? स्वपरागण कराया। तो देखिए जब गेमेट बनेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ क्या होगा? गेमेट्स जो है अलग अलग हो जाएंगे। ये शुद्ध लंबे गुण को ले जाएगा और ये शुद्ध बोने को ले जाएगा। इस तरह से यहाँ पे भी इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, यानी कि युग्मक जो होते हैं शुद्ध रूप से एक ही लक्षण को ले जाते हैं। अब अगली पीढ़ी में क्या हो रहा है? वापस से फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा? हमें यहाँ पे जीन की दृष्टि से 3 प्रकार के प्राप्त हो रहे, एक और ये 2 और एक 3, जबकि लक्षण की दृष्टि से ये 3 लंबे हैं और एक बोना। तो लक्षण अनुपात 3:1, जबकि जीनी अनुपात 1:2:1 आता है। मानव में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है? देखिए मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी तो अलिंगी होते हैं जबकि एक जोड़ी लिंगी गुणसूत्र होता है। पिता में XY होता है जबकि माता में XX होता है। सभी बच्चे लड़का हो या लड़की माता से केवल एक ही गुणसूत्र प्राप्त करते हैं क्योंकि माता के पास केवल X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पिता से जो लड़की X गुणसूत्र लेती है
एवं लड़का वाई गुणसूत्र प्राप्त करता है। देखिए ये पिता है नर और ये मादा है। नर के पास लिंगी गुणसूत्र XY है, मादा के पास XX है। जब युग्मक बनते हैं यानी कि शुक्राणु बनते हैं तो X और Y अलग हो जाता है, यानी कि नर के पास Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु भी होता है जबकि मादा X वाला भी होता है। मादा के पास दोनों ही कंडीशन में केवल X ही है। अब जब निषेचन प्रक्रिया होती है तो नर का X और मादा का X, तो XX मादा को बताता है यानी कि होने वाली बच्ची गर्ल्स चाइल्ड होगी। दूसरा X और इधर का भी X, तो ये भी मादा होगी। लेकिन जब पुरुष का Y गुणसूत्र भाग लेता है निषेचन प्रक्रिया में, जबकि मादा से केवल X ही आ रहा है, तो Y और X तो यानी XY हो जाएगा, तो लड़का होगा। अगला जो है X और Y, तो यहाँ पे भी लड़का होगा, यानी 50-50% चांस क्या है, मादा और नर यानी कि लड़का और लड़की होने के हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है तारपीन के तेल में, कांच में, पानी में, निर्वात में। तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है और इसका जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये याद रखिए। अगला है, प्रकाश का वेग सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा हवा में, कांच में, पानी में, निर्वात में। तो इनमें सबसे जो कम वेग होगा वो होगा कांच में, जबकि सबसे ज़्यादा निर्वात में होगा, क्योंकि कांच सबसे ज़्यादा सघन है। उसके बाद कांच के बाद फिर आएगा पानी, फिर हवा और सबसे ज़्यादा वेग इसमें। अगला है, एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनेगा। तो जो उत्तल जो दर्पण है वो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा। तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो होता है अपने जो बाइक जो होती है, व्हीकल जो होते हैं, उनके साइड ग्लास में इसका उपयोग किया जाता है। जब भी हम बाइक पर देखते हैं तो पीछे का जो पश्च दृश्य दिखाई देता है तो हमें उसका इमेज हमेशा सीधा दिखाई देता है। अगला है, किसी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त दर्पण तथा लेंस होंगे। तो दर्पण और लेंस यानी कि बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमेशा अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसमें अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, उत्तल जो लेंस होता है वो इस प्रकार का होता है, जबकि अवतल जो दर्पण होता है वो इस प्रकार होता है। तो इसमें जो है छठवीं जो कंडीशन होती है फोकस और ओ के बीच में, उसमें सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा बड़ा, और इसमें भी जो है वो आखिरी वाली कंडीशन है उसमें भी बड़ा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला है, दर्पण गोली का सूत्र है। तो दोस्तों इसका जो गोली दर्पण का जो सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर -1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर -1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ दर्पण की बात कर रही है तो यहाँ धन का निशान याद रखना है, क्योंकि दर्पण से ध, अगर कभी लेंस की बात आए तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, लेंस का जो सूत्र है उसमें माइनस आ जाता है, ये याद रखना है। अगला है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, यानी कि फोकस दूरी दे रखी है तो वक्रता जो त्रिज्या होती है वो जो r जो होती है वो होती है फोकस दूरी की डबल होती है। तो r बराबर 2f होती है, यानी कि फोकस दूरी का डबल कर दो यानी कि 20 दूना 40, तो 20 सेंटीमीटर, 40, 10 और 30, तो इसमें 40 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो तब क्या होगा। तो अभी जस्ट ही मैंने बताया ऊपर क्या होगा, यहाँ पे r बराबर 2f, तो f बराबर क्या होगा, f बराबर r/2, तो हमारा करेक्ट आंसर f बराबर r/2 होगा। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के सामने, कौन सा लेंस, अवतल लेंस, ये वाला, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनेगा। तो आभासी और सीधा बनेगा, यानी कि ये वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनेंगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया यानी कि उपयोग नहीं किया जा सकता। जल पारदर्शी होता है, कांच भी पारदर्शी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, लेकिन मिट्टी पारदर्शी नहीं होगी तो इसका उपयोग नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सी घटना के कारण पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है।
विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन की परिघटना के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं, पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये सब परिघटनाएं अपवर्तन की परिघटनाएं। कांच, अगर मान लीजिए किताब के ऊपर कांच की सिल्ली रख दी जाए तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। अगला है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ाते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसके लिए हम 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसके लिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम काम में लेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस में इसमें सबसे जो आखिरी वाली जो कंडीशन होती है उसमें जो यानी कि फोकस दूरी और ओ के बीच में वस्तु को रखने पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है और आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा, संभवतः दर्पण है। तो अभी मैंने ही बताया, जो उत्तल जो दर्पण होता है आपका साइड ग्लास, वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, और समतल दर्पण यानी कि जिसमें हम घर के अंदर अपना मुंह देखते हैं, शेविंग जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है, वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, और उत्तल जो दर्पण है वो भी हमेशा सीधा बनाएगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 50 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस हो सकते हैं। तो दर्पण और लेंस दोनों ही क्या होंगे? अवतल होंगे, क्योंकि अवतल की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है। किसमें होती है? प्लस में। अवतल लेंस लो या अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, इसका जो फोकस ये गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस, तो दोनों अवतल होंगे। अगला है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, पानी में प्रकाश की चाल होगी। तो प्रकाश की चाल 1.33 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.56 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस पानी का अपवर्तनांक दिया है और प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आपको अपवर्तनांक का भाग दे देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.26 × 10⁸, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक बराबर माध्यम में प्रकाश की चाल आ जाती है। तो पानी में प्रकाश की चाल आ जाएगी। परावर्तन के नियम लागू होते हैं समतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो ये सभी के लिए लागू होते हैं, यानी कि समतल, उत्तल, अवतल सभी के लिए। प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण I है, परावर्तन कोण R है, इसका सही संबंध है। तो इसका संबंध है हमेशा, क्या संबंध है इसका? I बराबर R, I बड़ा होगा R से, I छोटा होगा R से, I बराबर R के बराबर नहीं होगा। तो I का मान जो हमेशा परावर्तन की परिघटना में ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, यानी कि ये अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण होगा वो हमेशा अभिलंब और परावर्तित किरण के बराबर होगा, यानी कोण I और कोण R बराबर होगा, यानी कि फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को कहते हैं। तो यानी कि लेंस के अंदर बिना मुड़े कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस ये है, ये इसके बीच में ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर पे कोई भी प्रकाश किरण सीधी चली जाती है, तो यहाँ आएगा प्रकाशिकी केंद्र, यानी कि प्रकाशिकी केंद्र। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हुआ। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड होती है। और अगला है, अभिलंब व आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। जबकि अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। और अवतल लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस हमेशा कैसा बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि वास्तव में ये किरणें कभी भी नहीं मिलती है। इसलिए प्रकाश किरण का परावर्तक पृष्ठ टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में लेंस पाया जाता है, तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र। अगला है,
रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर हमेशा प्रतिबिंब, क्योंकि उत्तल लेंस है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, उल्टा वास्तविक, आभासी सीधा, उल्टा आभासी और वास्तविक और सीधा, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए लेंस का उपयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष यानी कि 3 अक्षर का नाम है, तो इसके लिए 4 अक्षर वाला का नाम वाला हम चश्मा का लेंस लेंगे, तो यानी कि उत्तल अवतल उपयुक्त दोनों इनमें से कोई, तो अवतल का हम लेंगे क्योंकि 3 अक्षर निकट अवतल, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का चश्मे का उपयोग करते हैं। आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो रेटिना, कॉर्निया, लेंस और परितारिका, तो आँख का जो हम क्या करते हैं कॉर्निया दान करते हैं। तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन, तो वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु होता है, तो निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, अधिकतम बिंदु होता है अनंत। आकाश का रंग नीला दिखाई देना किस घटना के कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, ध्रुवण के कारण, तो प्रकीर्णन के कारण। देखिए आकाश का नीला रंग दिखाई देना किस घटना के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करना कहलाता है जरा दूरदृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि, तो इसे मानव नेत्र की फोकस दूरी को जो समायोजित करना कहलाता है समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता, एडजस्टिंग, जो फोकस दूरी को एडजस्ट समंजन क्षमता के कारण ही समायोजित किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, तो कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी कोशिकाओं द्वारा और परितारिका द्वारा। तो पक्षमाभी जो कोशिकाएं होती है वो फोकस दूरी को एडजस्ट करती है, उसमें परिवर्तन करती है। मानव नेत्र के किस भाग पर इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनता है, तो कॉर्निया पर, परितारिका पर, दृष्टिपटल पर, पुतली पर। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, विक्षेपण, तो अपवर्तन के कारण ही पानी में रखी पेंसिल ऊपर टेढ़ी दिखाई देती है, पानी में रखा हुआ सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को मापा जा सकता है, या विद्युत धारा की दिशा किस डायरेक्शन में होगी, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की दिशा अगर इधर है तो विद्युत धारा की इसके विपरीत होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लंबवत, किसी भी दिशा में, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है वाट शक्ति का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। तो अगला है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो V बराबर 1/R, V बराबर R/1, V बराबर IR और V बराबर IR²। तो V बराबर IR यानी कि जो वोल्टता का जो मान होता है I और R के गुणनफल के बराबर होता है, ओम का नियम है ये। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जूल ऊर्जा का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ओम। अगला है वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है, यानी कि V/A क्या प्रदर्शित करता है, तो V/A प्रदर्शित करता है R बराबर V/I, यानी कि प्रतिरोध यानी कि ओम को बताता है V/A, यानी कि एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है। अगला आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो आवेश वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, जूल ऊर्जा का मात्रक है, कूलाम आवेश का मात्रक है। अगला है सर्वाधिक चालकता वाली धातु है, यानी कि सबसे कम प्रतिरोध और सबसे ज़्यादा चालकता। तो सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, लोहा, टंगस्टन, तांबा, चांदी। तो सबसे कम प्रतिरोध यानी कि सबसे ज़्यादा चालकता चांदी की होती है, विद्युत की सर्वाधिक चालक होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, यानी कि P बराबर। तो दोस्तों इसमें I² IR², V² और VI²। तो I² यानी कि P बराबर VI से हम निकाल सकते हैं, यहाँ हम मान रख देंगे V बराबर IR। तो IR जब हम यहाँ रखेंगे V बराबर IR, तो IR × I है सरी, तो I² R हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर है अपना।
1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में जो टोटल जो प्रतिरोध होता है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी कि तीनों प्रतिरोधों को आपको जोड़ना है, तो 1, 2, 3 और 3 6, यानी कि टोटल क्या आएगा 1, 2, 3 और 6, तो ये 6 करेक्ट आंसर है। विभव या विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो विभवांतर का ऐसा जूल ऊर्जा का मात्रक है, वॉट शक्ति का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है और विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट है। अगला है 100 वाट और 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 900 ओम, 484 ओम, अगला है 220 ओम और 100 ओम। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है और यहाँ हमें V दिया हुआ है। तो इसमें P बराबर VI होता है, P बराबर VI, तो V का मान हम रखेंगे, तो V का मान IR हो जाएगा और यानी कि I का स्क्वायर इंटू R। तो इसमें जब हम मान रखेंगे तो हमारा जो आंसर है यानी प्रतिरोध आ जाएगा, तो R बराबर P अपॉन I का स्क्वायर, इससे निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ I का स्क्वायर रखें तो V रखेंगे, तो I का स्क्वायर यानी कि V का स्क्वायर, I का स्क्वायर यानी कि V का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, और यहाँ एक R है तो R से R कट जाएगा, तो क्या आएगा P बराबर V का स्क्वायर अपॉन R। तो P बराबर V का स्क्वायर अपॉन R और R ऊपर रखेंगे तो V का स्क्वायर हम मान रख देंगे और अपॉन R, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा R आ जाएगा इससे। अगला है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो इसका लोहा, टंगस्टन, तांबा, सोना, टंगस्टन का बना होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक आपको बता ही दिया मैंने, जूल होता है।